हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मशीन सेकेंड जो 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर हमारे पास है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो और चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपका सुझाव है उसे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल पाए। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और बातों को सुनिए। 3 फेज़ मोटर 3 फेज़ विद्युत सप्लाई द्वारा संचालित होने वाला एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन टाइप का एसी मोटर होता है। एसी मोटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाला मोटर। अधिकांश इंडस्ट्री में ड्राइव्स के लिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलिए मैं कुछ चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, तो किसी भी मोटर की अगर आप बात करते हो तो मोटर में 2 तरीके का पार्ट आपको दिखता है। एक स्टेटर वाला पोर्शन होता है या स्टेटर पार्ट होता है और दूसरा होता है रोटर पार्ट। स्टेटर पार्ट किसे कहते हैं? स्टेटर पार्ट जो ऊपर से आपको दिखता है, जिसके अंदर घूमने वाला जो पार्ट है वो रहता है, समझ रहे हैं? जो एक स्थिर भाग आपको मोटर में दिखे उसे स्टेटर बोलते हैं और उसके अंदर जो घूमने वाला भाग होता है उसे रोटर बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट किसी भी मोटर के बारे में। अब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि जो स्टेटर होगा, स्टेटर मतलब जो पार्ट मूव नहीं कर रहा है वो वाला पार्ट होगा, तो उस पर 3 फेज़ वाइंडिंग अप्लाई की जाती है। क्या की जाती है? 3 फेज़ वाइंडिंग। और 3 फेज़ वाइंडिंग इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि 3 फेज़ सप्लाई स्टेटर को दे पाएँ। और उसके अंदर एक रोटर होता है और रोटर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसा सिद्धांत होता है जिस पे वो रोटर घूमने लगता है। जब हम स्टेटर को 3 फेज़ सप्लाई देते हैं तो उस सप्लाई देने के बाद कुछ ऐसा मैकेनिज्म अंदर चलता है कि उसके अंदर स्थित जो रोटर है वो घूमने लगता है। आगे हम इस चीज़ को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने के मुख्य कारण क्या है? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये 3 फेज़ जो इंडक्शन मोटर है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके उपयोग का कारण क्या है, क्यों इंडस्ट्रीज़ के लिए एक फेवरेट मोटर माना जाता है? तो उसमें पहले नंबर पे है, अन्य ड्राइव्स की तुलना में यह सस्ता होता है। मतलब अगर हम किसी और मोटर से कंपेयर करें तो हमारे पास जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है वो सस्ता मिलेगा। सेकेंड नंबर पे है, यह सस्ता होने के साथ साथ काफ़ी एफिशिएंट भी होता है। मतलब इसकी इफ़िशियंसी जो है ना ज़्यादा होती है। मतलब कम से कम विद्युत ऊर्जा लेके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या मैकेनिकल पावर हमको दे पाता है। तीसरे नंबर पे है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होने का मतलब, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब देखो, टॉर्क या आघूर्ण, टॉर्क को हिंदी में आघूर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है इसको समझो। किसी चीज़ को घुमाने की क्षमता, कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है उसको हम रोटेट कराना चाहते हैं, तो रोटेट कराना जो चाह रहे हैं तो रोटेट कराने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो बल लगा रहे हैं ना शुरुआती दौर में उसको घुमाने के लिए, तो वो बल जो लगा रहे हैं उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्ट करते समय जो बल लगा रहे हैं उसे स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे। और हमें ये पता है कि एक बार कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर गति अवस्था में आ जाती है तो उस गति को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट उसको गति में लाने के लिए जो शुरुआती दौर में जब वो वस्तु स्थिर अवस्था में है और स्थिर से उसको गति में लाना है, तो उस समय जो बल लगाते हैं वो ज़्यादा हमको आवश्यकता होती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्थिर है उसको रोटेट करने के लिए जो शुरुआती दौर में जो बल लगाना पड़ता है उसे ही स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही बढ़िया होता है। स्पीड रेगुलेशन, देखो टेक्निकल टर्म में क्या चीज़ें होती हैं उसको हम सिलेबस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा
तो हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो टर्म है वो नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा हो, लेकिन मैं इसको ज़ीरो मान के चलूँगा, उसी हिसाब से बतलाऊँगा। तो अभी स्पीड रेगुलेशन की बात आ रही है, तो न्यूमेरिकल में ना जाते हुए मैं इसको फिजिकल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि व्हाट इज़ स्पीड रेगुलेशन। देखो, स्पीड रेगुलेशन का मतलब ये हो गया, एक अवस्था ये हो सकती है कि केवल मोटर को मैंने रखा, मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया तो मोटर चलने लगा। और दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि मोटर है, मोटर के साथ जिस लोड को घुमाना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है, भैया मोटर हमारे पास है तो मोटर किसी ना किसी चीज़ को तो घुमाने के लिए ही यूज़ करेंगे ना, जिसे बोलते हैं कि ड्राइव करने के लिए। ड्राइव मतलब घुमाने के लिए। तो पहली अवस्था मैंने बताया कि आपने सोचा कि मोटर अभी स्थिर है, बस मोटर को कनेक्ट किया और हम देख रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है, मोटर चल रहा है। और दूसरी अवस्था ये है कि जिसको घुमाना है उससे कनेक्ट कर दिया हमने शैफ्ट को। शैफ्ट का मतलब जो मोटर वाला आगे वाला जो हिस्सा निकला रहता है ना, जो घूमता दिखता है हमें, अंदर का तो नहीं दिखता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन आगे एक डंडा टाइप का निकला होता है, लोहे का रहता है, घूमता रहता है, उसे ही शैफ्ट बोलते हैं। तो शैफ्ट से जिस लोड को घुमाना है या जिस भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है वो कनेक्ट है और वो घूम रहा है। ये दो कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ। अब क्या करना है ना, पहली अवस्था थी जब लोड नहीं कनेक्ट था, और दूसरी अवस्था हमारे पास आई जब लोड कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा आप अगर इमेजिनेशन पावर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। सर, जब लोड नहीं होता है तो बहुत तेज़ी से गति करेगा, और जब लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड को घुमाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो थोड़ा सा स्पीड जो है कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लोड नहीं कनेक्ट है तो पूरा फुल स्पीड से जो है मोटर हमारा चल रहा है, लेकिन जब लोड कनेक्ट किया तो जो स्पीड से नो लोड पे चल रहा था उससे कम स्पीड थोड़ी बहुत हो गई। अब स्पीड रेगुलेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि नो लोड और फुल लोड पे जो स्पीड का डिफरेंस है ना, वो कितना है। हमारे पास अगर कोई ऐसा मोटर हो कि जो नो लोड पे बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन लोड लगाने पे स्पीड बहुत कम हो जा रही है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा मोटर नहीं है, इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं है, इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं होने का मतलब नो लोड और फुल लोड के बीच का जो स्पीड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं है। स्पीड रेगुलेशन क्या है? ज़्यादा है। तो स्पीड रेगुलेशन का मतलब कि स्पीड में डिफरेंस कब कब? नो लोड और फुल लोड के बीच। नो लोड पे कितना स्पीड है, फुल लोड पे स्पीड कितना है, इसी का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग स्पीड रेगुलेशन बोलते हैं। स्पीड रेगुलेशन ज़्यादा है तो अच्छी बात नहीं है, स्पीड रेगुलेशन अगर कम है तो ये अच्छी बात है। भैया, नो लोड और फुल लोड पे जितना डिफरेंस कम होगा उतनी ही अच्छी बात है ना, कि नो लोड पे जितने स्पीड से हमारा मोटर चल रहा है उतना ही फुल लोड पे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब उसकी बनावट, उसकी संरचना। ये क्या है, पहले इसको रीड करते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा। किसी भी प्रकार के रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के दो मुख्य भाग होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास स्टेटर है, दूसरे नंबर पे रोटर। स्टेटर किसे कहते हैं? जो स्थिर वाला भाग है, मोटर में जो स्थिर वाला भाग है जो रोटेट नहीं कर रहा है उस भाग को स्टेटर कहते हैं। दूसरे नंबर पे रोटर है, तो रोटर उस भाग को कहते हैं जो रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन में स्टेटर स्टैटिक अर्थात न घूमने वाला भाग, जबकि रोटर घूमने वाला भाग होता है। स्टेटर में होने वाले एडी करंट लॉस को कम करने के लिए उच्च किस्म के स्टील मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, और ये मिश्र धातु क्या होता है? लेमिनेशन किया गया होता है। ठीक है, तो एडी करंट लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, विंडेज लॉस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ईडी करंट लॉस का मतलब मैं बताता हूँ, मोटा मोटा समझिए कि जब भी कोई चुंबकीय पदार्थ हो हमारे पास, जैसे लोहा हो गया, कोई धातु हो गई, चुंबकीय पदार्थ का मतलब, और उसको जब कोई भी फ्लक्स कट करता है ना, कोई भी फ्लक्स, ऐसा फ्लक्स जो चेंज हो रहा हो, जिसका मान समय के साथ घट बढ़ रहा हो, अगर वो कट कर रहा है तो कट करने से क्या होगा, उसमें कुछ हीट उत्पन्न होती है उस लोहे में या उस कॉपर के कंडक्टर में। और वो हीट इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उसमें फ्लक्स के कटने के कारण
छोटे छोटे धाराओं के लूप, अंदर ही अंदर उसे क्या है, करंट फ्लो होने लगता है। अब वो जो करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारी इच्छा नहीं होती है कि करंट फ्लो हो, लेकिन जो बदलता हुआ या वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड है या वैराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जब कट करता है ना कंडक्टर को, तो उसके अंदर बन ही जाता है वो लूप। तो वो एक लॉस के रूप से लेते हैं। लॉस का मतलब देखो, हम लोग जिस भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि ये चीज़ हो और वो चीज़ होने लगे तो लॉस है। ईडी करंट हम नहीं चाहते, क्योंकि जो फ्लक्स है वो भी तो एक एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी का रूप है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल को कट करेगा और उसमें करंट फ्लो कराने लगेगा, तो करंट को फ्लो कराने के लिए फ्लक्स की कुछ एनर्जी जाएगी ना वहाँ पे, तो लॉस हो गया। हम जो काम कराना चाहते हैं, जो घुमाना चाहते हैं मोटर को, उसमें कम एनर्जी अब जाएगी, तो इसलिए इसे एडी करंट लॉस बोलते हैं। भंवर धारा हानियाँ, एडी मतलब भंवर धारा, भंवर धारा मतलब जो गोल गोल घूमता है। तो अति उच्च किस्म के स्टील मिश्र धातु के उपयोग में लेमिनेशन, लेमिनेशन क्या है ये समझो। लेमिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सॉलिड मेटल का पीस है, बहुत ही मोटा पीस हो, उस पीस को पतले पतले परतों में काट कर और उन परतों के बीच में इंसुलेशन लगाकर अगर हम उसको कंबाइन करें, जोड़ के रखें, तो इसी प्रक्रिया को लेमिनेशन कहते हैं। लेमिनेशन का मतलब सुनिए फिर से, कोई भी बहुत बड़ा धातु का टुकड़ा हो, उस धातु के टुकड़े को बारीक बारीक, जैसे पेज देख रहे हो ना, पेज कॉपी का पेज होता है, उतने बारीक बारीक परतों में काटा जाए और काट के बीच में इंसुलेशन लगा दिया जाए। इंसुलेशन मतलब कि वो आपस में जो परतें हैं चिपके ना, और उसको एक साथ चिपका के रख दिया जाए। तो यही हमारा बोला जाता है कि लेमिनेटेड कंडीशन में है, लेमिनेशन हो गया। समझ में आया? अब ये प्रश्न आएगा कि लेमिनेशन सर होता क्यों है, चलो इसको भी बताता हूँ। जो ईडी करंट बनने की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति ऐसी होती है ना कि जो भी धातु का टुकड़ा है, जितना मोटा होगा या जितना आयतन उसका अधिक होगा, उतना बड़ा जो है करंट का लूप या ईडी करंट बनता है। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है कि मोटा धातु का टुकड़ा है तो मोटा ना बनाएं, हम क्या करें, पतला बना दें, ताकि जो धाराओं का लूप बन रहा है ना, बिल्कुल नगण्य गोलाई का बने। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक मोटा धातु का पीस या धातु का टुकड़ा न लेकर उसको बारीक बारीक परतों में काट देते हैं और उसको इंसुलेट करके, लेमिनेट करके हम लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, जब फ्लक्स जाएगा, कट करेगा, तो अब एक लंबा सा लूप नहीं बन पाएगा। लंबा सा लूप इसलिए क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि पतले पतले बारीक परतों में है ना, लूप बनना चाहेगा तो कहाँ से बनेगा, बीच में तो इंसुलेटर लगा हुआ है। तो अब बहुत ही छोटे छोटे लूप्स बनते हैं, और छोटे छोटे जो लूप्स बनते हैं उसके वजह से जो हानियाँ हैं करंट का, ईडी करंट के कारण जो हानियाँ हैं वो कम होती हैं। ठीक है, तो लेमिनेशन समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस प्रकार तैयार किए गए लेमिनेशन को स्टेटर के आंतरिक भाग के परिधि में एक दूसरे से अलग सेट किया जाता है। इसके बाद स्टेटर में लगाए जाने वाले कॉयल के तार को इस लेमिनेशन पर सेट किया जाता है। इस प्रकार स्टेटर में सेट हुए कॉयल को आपस में जोड़कर 3 फेज वाइंडिंग बनाई जाती है। स्टेटर के समान ही रोटर को भी उच्च किस्म के स्टील धातु से तैयार किया जाता है और इसमें भी लेमिनेशन किया जाता है। इस प्रकार तैयार हुए गोलीय रोटर को शाफ्ट पर लगाया जाता है। रोटर के ऊपरी भाग पर खांचे बनाए जाते हैं, जिससे कि इन खांचों में रोटर में प्रयोग होने वाले कॉइल्स के वायर को रखा जा सके। चलो मैं इसको समझाता हूँ, अभी ध्यान दो आप। शायद मेरे पास डायग्राम हो, डायग्राम नहीं है, सॉरी डायग्राम नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा। जो भी चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर करता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये मैं समझा देता हूँ। चलिए, होता क्या है कि जो रोटर वाला पोर्शन है, एक स्टेटर वाला पोर्शन है। तो मोटर का जो स्टेटर वाला पोर्शन है उसको भी लेमिनेशन उसमें करते हैं। लेमिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। लेमिनेशन करने के बाद उसमें वाइंडिंग लगानी होती है, स्टेटर में वाइंडिंग लगानी होती है। चूँकि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है तो 3 फेज़ वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, और 3 फेज़ वाइंडिंग लगाएंगे तो जो स्टेटर है उसमें कुछ भाग होना चाहिए ना बीच में, उस भाग को हम लोग बोलते हैं स्लॉट। स्लॉट मतलब खाने, उस खानों में हम लोग वाइंडिंग लगाते हैं। और ये वाइंडिंग 3 फेज़ नेचर का होता है, क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई हमको देनी है। ये बात स्टेटर की हो गई। रोटर पे भी
जो रोटर वाला कंस्ट्रक्शन होगा उसमें भी लेमिनेटेड आयरन का कोर यूज करेंगे जो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का बना होगा। हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होगा? देखो, सिलिकॉन स्टील इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो। क्या समझ रहे हो? सिलिकॉन स्टील टाइप का धातु हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो, और लेमिनेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि ईडी करंट लॉस ना हो। तो समझ में आया? दो रीजन्स हैं हमारे पास, दो चीज़ें हैं। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं? ताकि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो। और लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं? ताकि ईडी करंट लॉस ना हो। ये दिमाग में बैठा लो, कंपटीशन तक पूछा जाएगा। और यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चर उसमें हम लोग देख लेंगे, फिलहाल अभी इस पर नहीं आते हैं। तो ठीक है, ये समझ गए किस तरीके से वाइंडिंग हमारी बनाई जाती है। अब इंडक्शन मोटर दो प्रकार के रोटर के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इसमें दोनों प्रकार में, पहले नंबर पे है स्क्विरल केज रोटर और दूसरे नंबर पे है फेज वाउंड रोटर। जो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये स्क्विरल केज रोटर तो है ही, जो फेज वाउंड रोटर है ना, इसे हम लोग स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग रोटर क्या कहते हैं? स्लिप रिंग रोटर भी हम लोग कहते हैं। तो ये समझिएगा, इसको स्लिप रिंग रोटर भी हम लोग कहते हैं। तो आगे चलिए, चीज़ें क्लियर होंगी कि स्क्विरल केज क्या होता है, फेज वाउंड क्या होता है। फेज वाउंड मतलब स्लिप रिंग। अब देखिए, अधिकांश मोटर में फेज वाउंड रोटर का ही उपयोग किया जाता है। मतलब स्क्विरल केज का हर जगह उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो फेज वाउंड रोटर है इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। और हर जगह किया जाता है तो इसका एक रीज़न होगा, उस रीज़न को भी हम लोग स्लाइड के साथ समझ लेंगे। अब पहला जो हमारे पास रोटर आता है वो है स्क्विरल केज रोटर। रोटर मतलब जो बीच में घूमने वाला सेक्शन है ना। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार का हम लोग यूज करेंगे, एक स्क्विरल केज है और एक क्या हुआ था हमारे सामने, फेज वाउंड रोटर। और फेज वाउंड रोटर का मतलब मैंने बताया स्लिप रिंग रोटर इसको बोलेंगे। अब स्क्विरल केज रोटर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है क्या है। इस प्रकार के रोटर में एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है। जहाँ भी लेमिनेटेड वर्ड यूज़ हो तो समझ लेना कि ईडी करंट लॉस को कम करने की बात हो रही है। जहाँ भी लेमिनेटेड की बात आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ईडी करंट लॉस को कम करने की बात आ रही है। बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है जिस पर एक दूसरे के समांतर स्लॉट बनाए गए होते हैं। इस प्रत्येक स्लॉट में एल्यूमिनियम या कॉपर के छड़ को डाला जाता है। इस प्रकार बिछाए गए प्रत्येक छड़ के अंतिम सिरों को इस धातु के रिंग से आपस में जोड़ दिया जाता है। आपस में जोड़ देने का मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इस प्रकार छड़ों को आपस में जोड़ देने की वजह से देखने में यह किसी गिलहरी के पिंजरे के समान दिखाई देता है। जैसा कि इसका नाम है स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज मतलब गिलहरी को बंद करने वाला पिंजरा, उसी जैसा दिखेगा। अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो थोड़ा क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। आप डायग्राम एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग बाएं साइड में देखेंगे तो बाएं साइड में क्लियर नहीं विजिबल हो रहा होगा, इंड रिंग लिखा हुआ है, ENDRING, इंड रिंग। जो बाएं साइड में जो गोला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गोला गोला, इसे ही बोलते हैं इंड रिंग। और इधर भी ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे इंड रिंग। ठीक है, तो इंड रिंग हो गया। अब इसके बाद ये जो बीच में ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग रोटर बार्स। क्या बोलते हैं? रोटर बार्स। ये हमारे पास जो है वो है रोटर बार्स। क्या है बेटा? रोटर बार्स। ये रोटर बार की बात हो रही है, यही है हमारे पास रोटर बार। तो क्लियर होना चाहिए हर चीज़। तो हमने डायग्राम में देखा इंड रिंग और देखा रोटर बार। जो रोटर बार है ये कॉपर या एल्यूमिनियम का हो सकता है, और इंड रिंग भी आपका कॉपर या एल्यूमिनियम का हो सकता है। रोटर बार रोटर का बार होता है, रोटर का पतला छड़ टाइप का एक स्ट्रक्चर है। दिख ही रहा होगा कि जो रोटर बार है क्या है, पतला छड़ टाइप का दिख रहा है, लंबा लंबा। और इस लंबे लंबे छड़ टाइप के स्ट्रक्चर को या रोटर बार की बात जो कर रहे हैं, इसे इंड रिंग की सहायता से जोड़ दिया गया है। अब जब इंड रिंग भी मेटल का बना है और रोटर बार भी मेटल का बना है, तो इसका मतलब
इंड में जोड़ने का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? शॉर्ट सर्किट। अब देखो अगर इस बार की हम बात करें, देखो बार है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया और यहाँ से बार जुड़ा हुआ है, तो आपस में क्लोज सर्किट बना लिया, समझ रहे हो। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो इसको ध्यान में देखो, यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, ये इंड बार है, तो यहाँ पे ये भी मेटल का बना है ना इंड बार, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये भी देखो क्लोज पाथ बना रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। तो जो रोटर बार्स हैं उसको इंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। क्यों किए हैं, क्या रीज़न है, धीरे धीरे स्लो मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। देखो स्क्विरल केज जैसा दिख रहा है ना, एक पिंजड़े जैसा दिख रहा होगा, दोनों तरफ से एंटर करने के लिए जगह बना हुआ है और इसमें छड़ लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इंड में जो रिंग लगा है उसको इंड रिंग बोलते हैं, और जो लंबे लंबे पतले पतले छड़ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग रोटर बार्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो है फेज वाउंड रोटर क्या है। फेज वाउंड रोटर क्या है, किसे कहते हैं? तो चलिए, यह एक मोटे बेलन के आकार का कास्ट आयरन तथा उच्च किस्म के सिलिकॉन के मिश्र धातु से बना हुआ रॉड होता है। समझ में आ रहा है? जिसके ऊपरी भाग पर एक दूसरे के समांतर स्लॉट बनाए गए होते हैं। इस स्लॉट में कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर को डालकर कॉइल बनाया जाता है। मैंने क्या कहा कि यह एक मोटे बेलन के आकार का कास्ट आयरन तथा उच्च किस्म के सिलिकॉन के मिश्र धातु से बना हुआ रॉड होता है। मोटा सा स्ट्रक्चर होगा रॉड टाइप का, जिसके ऊपरी भाग पर एक दूसरे के समांतर स्लॉट होते हैं। मतलब इस जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर जो बेलन के आकार का होगा, इसके ऊपर स्लॉट बना होगा, खाने बने होंगे। स्लॉट मतलब खाने, और वो खाने इसलिए बने होंगे ताकि उसमें हम वाइंडिंग कर सकें। कॉपर के वायर से वाइंडिंग कर पाएँ, चाहे एल्यूमिनियम के वायर से वाइंडिंग कर पाएँ, वो तो आपके ऊपर है। इस प्रकार बने कॉइल को आपस में जोड़कर 3 फेज वाइंडिंग तैयार की जाती है। रोटर के वाइंडिंग को हमेशा स्टार में जोड़ा जाता है। ध्यान देना है कि रोटर के वाइंडिंग को हमेशा कैसे जोड़ेंगे हम लोग? रोटर के वाइंडिंग को हमेशा स्टार में जोड़ा जाएगा। किसमें? 3 फेज इंडक्शन मोटर में। इस प्रकार से स्टार में जोड़े गए तार के अंतिम सिरे को स्लिप रिंग की मदद से बाहर लाया जाता है। स्लिप रिंग इसमें क्या होता है, अभी मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। बाहर निकलने के बाद कॉइल के तीनों टर्मिनलों को अलग से 3 वेरिएबल रजिस्टर से जोड़ा जाता है। 3 वेरिएबल रजिस्टर मतलब रजिस्टेंसेस से जोड़ा जाता है। और रजिस्टेंस को क्यों जोड़ा जाता है? रजिस्टेंस को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना हमारे पास, हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मतलब शुरू में जो घुमाने की क्षमता है उसको बढ़ाया घटाया जा सके, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देखो स्लिप रिंग में तो है ऐसा सिस्टम कि स्लिप रिंग है तो बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने का जो है एक फीचर ऐड हो रहा है। लेकिन स्क्विरल केज था वो एक परमानेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन था, देखा था ना, इंड रिंग था उसमें। जैसे हमने बात किया था स्क्विरल केज का, तो इसमें इंड रिंग है और इसमें रोटर बार लगा हुआ है। अब इसमें हेर फेर तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी देखना स्लिप रिंग में थोड़ा बहुत हेर फेर हम अपने हिसाब से कर पाएंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलकर मोटर के स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे, ये देखिए, ये है हमारे पास स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग टाइप का मोटर है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें ये दो कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है ना, ये रोटर वाला कंस्ट्रक्शन है। इसी को बोल रहे हैं सिलेंडर, बेलन। और इस बेलन में देखो बीच बीच में देखो ये पतले पतले खांचे बने हुए हैं ना, खांचे यहाँ बने हुए दिख रहे हैं। ये खांचे बने हुए हैं ना, बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसी ब्लैक ब्लैक कलर के जो खांचे बने हैं उसी में वाइंडिंग देखो लगाई गई है। वाइंडिंग दिख रही है ना ऐसे, ये सब वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग है, वायर की वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग की गई है और इन वाइंडिंग को किस में रखा गया है? स्टार कनेक्शन, 3 फेज स्टार कनेक्शन में रखा गया है। और 3 फेज स्टार कनेक्शन में रखने का मतलब मैं समझाता हूँ। ये तो कंस्ट्रक्शन है और इसी को बोलते हैं स्लिप रिंग। पहले फेज को इससे जोड़ दिए, दूसरे फेज को इससे और तीसरे फेज को इससे। तो 3 जगह आपको दिख रहा है और इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। इसको बोलते हैं क्या? स्क्यूड रोटर। स्क्यूड रोटर मतलब, स्क्यूड का मतलब तिरछा, तो हमेशा थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, स्लॉट को तिरछा रखते हैं। और बीच में ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको शैफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को मैं समझाता हूँ, उसको समझिए आप। जो बातें मैं समझाने वाला हूँ इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो
मैंने कहा कि रोटर पे हमेशा स्टार कनेक्शन रहता है। स्टार कनेक्शन का मतलब ये स्टार कनेक्शन ऐसे ही तो होता है ना, स्टार कनेक्शन। मान लो इसमें आर है, ये वाई है और ये बी है। तो रोटर में मैंने ये वाइंडिंग कर दी। अब आर को लाकर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वाई को दूसरे वाले से कनेक्ट कर दिया और बी को दूसरे वाले से कनेक्ट कर दिया ना। देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको, थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का आपको कि आपको समझ में आए चीज़ें, कैसे क्या कनेक्शन है क्या कनेक्शन नहीं है, वो चीज़ें आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। मान लो कि ये स्टार कनेक्शन है, आर है, वाई है और बी है। तो मैंने रोटर में स्टार कनेक्शन कर दिया। रोटर में स्टार कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे शाफ्ट पे जो स्लिप रिंग लगा हुआ है, 3 रिंग मैंने बताया था लगा हुआ है, ऐसे 3 रिंग लगा होता है। आर को ला के यहाँ से जोड़ दिया, वाई को ला के यहाँ से जोड़ दिया और बी को लगा के यहाँ से जोड़ दिया, हो गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, स्लिप रिंग की सहायता से, मान लो स्लिप रिंग लगा हुआ है तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ पाएंगे। मतलब बाहर से मैं जो चाहूँ वो रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ लूँ, जो चाहूँ वो रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ लूँ, जो चाहूँ वो रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ लूँ और रेजिस्टेंस जो चाहूँ उसको जोड़ के यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूँगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिखा ये एक स्टार वाइंडिंग हमारे पास दिख रही है। स्टार वाइंडिंग से आर वाई बी को निकाला और स्लिप रिंग्स पे हमने लगाया, स्लिप रिंग पे हमने लगा दिया। स्लिप रिंग पे लगाने के बाद हमको एक एडिशनल फीचर मिल रहा है कि हम रेजिस्टेंस जो आर रेजिस्टेंसेज हैं उससे कनेक्ट करके शॉर्ट सर्किट कर पा रहे हैं। तो बस इसीलिए स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है, स्लिप रिंग रोटर का, क्योंकि इसमें क्या कर पाते हैं कि स्लिप रिंग की सहायता से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ पाते हैं। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ने पर जो ये रोटर है ना, इसका स्पीड का वेरिएशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टॉर्क का वेरिएशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक हमारे पास फीचर होता है। इसमें क्या होता है, फीचर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर कितने प्रकार का होता है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का वर्गीकरण इसमें उपयोग किए गए रोटर के आधार पर किया जाता है। तो जो हमने रोटर पढ़ा था उसी के आधार पे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को भी हम लोग क्लासीफाई कर देंगे। जिसमें स्क्विरल केज रोटर लगा होगा उसे बोलेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और जिसमें वाउंड रोटर लगा होगा उसे बोलेंगे वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, या मैंने बताया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी हम लोग बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर कोई की पॉइंट लगे, ऐसी चीज़ लगे कि मुझे लिख लेनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट जो है उसको तो लेते रहिए, लेकिन कुछ पॉइंट आपको दिखे तो उसको ज़रूर नोट करिएगा, अपना नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। बाकी यहाँ से तो एक गाइड के तरीके से ही मैं वर्क कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। तो कार्य सिद्धांत हम अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। उसको सुनिएगा, नोट्स अपना बना के उस पर लिख लीजिएगा। किसी भी प्रकार के 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत एक ही जैसा होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वही वाला इफेक्ट है जो ट्रांसफार्मर में हमको दिखता था, प्राइमरी था सेकेंडरी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, म्यूचुअल कपलिंग के थ्रू क्या हो रहा था, प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को क्या कर रहे थे हम लोग, ट्रांसफ़र कर रहे थे। वोल्टेज का लेवल ऊपर या नीचे, करंट का लेवल ऊपर या नीचे कर रहे थे, किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो वही सिद्धांत हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में। तो ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित है। जब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है तब उसमें एक 3 फेज़ एसी करंट प्रवाहित होने लगी। भैया जब 3 फेज़ सप्लाई दोगे, वोल्टेज दोगे, तो जो हमारा स्टेटर है उसमें एक 3 फेज़ करंट तो फ्लो होगी ना, हाँ बिल्कुल होगी। अब ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण स्टेटर में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। आरोपित अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का होता है। कहने का मतलब, जब 3 फेज़ जो हमारा स्टेटर है, उस स्टेटर पे जब सप्लाई हम दे रहे हैं 3 फेज़,
तो 3 फेज सप्लाई के कारण 3 फेज करंट भी फ्लो हो रहा है और उसी में 3 फेज नेचर का फ्लक्स भी जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? 3 फेज करंट के कारण फ्लक्स बनता है, तो करंट के कारण 3 फेज वाला फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स रोटेटिंग होगा, इसको आगे पढ़ते हैं। जो फ्लक्स बनेगा, इसको ध्यान से सुन लीजिए, वो रोटेटिंग इन नेचर होगा, मतलब रोटेट करने वाला वो फ्लक्स होगा। जब यह अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स रोटर के कॉइल द्वारा कट किया जाता है, तब उसमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब आपको पता है कि जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं उससे 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उस 3 फेज वोल्टेज के कारण उसमें एक 3 फेज करंट फ्लो होता है और 3 फेज करंट के कारण 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। अब ये जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो रोटेट करते हुए जो बीच में रखा हुआ रोटर है उस रोटर को कट करेगा और रोटर में है क्या? कंडक्टर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये जो रोटर है इसको कट करेगा, जो 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आपको कंडक्टर दिख रहा होगा, ये सब कंडक्टर ही तो है। और कंडक्टर कैसा है कि कंडक्टर को इंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट भी कर दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा लेंज लॉ होता है, जो फैराडे लॉ होता है, उसके अनुसार जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करेगा तो उस कंडक्टर में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस कंडक्टर को कट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, सब में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि ये कंडक्टर शॉर्ट सर्किट है इंड रिंग की सहायता से, तो इसमें ईएमएफ के कारण करंट भी फ्लो होने लगेगा। क्या होगा? करंट भी फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब फैराडे ने तो बोल दिया कि करंट फ्लो होगा, लेकिन लेंज ने क्या बोला था? लेंज ने बोला था कि जिस वजह से करंट फ्लो हो रहा है या जिस वजह से ईएमएफ बन रहा है उसी का अपोज करेगा हमारा जो करंट है। तो करंट किसके वजह से बन रहा है? करंट हमारा बन रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेटिंग है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फ्लक्स है जो, तो फ्लक्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड है। और जब फ्लक्स रोटेटिंग है, रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या करेगा? अब उसी के कारण कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अपोज करने के लिए ये भी इसी डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करने लगेगा। ये कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा। अब एक कंडक्टर की तो बात नहीं है, इसमें बहुत सारे कंडक्टर लगे हुए हैं इसे, तो सारे कंडक्टर एक साथ इसी दिशा में घूमने का प्रयास करेंगे। फिर से सुनिए, जो स्टेटर लगा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास, तो उस स्टेटर में जब 3 फेज वोल्टेज की सप्लाई देते हैं तो उस वोल्टेज के कारण 3 फेज करंट फ्लो होता है। 3 फेज करंट के कारण 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोटर बीच में है उसके कंडक्टर को कट करता है, तो कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्योंकि हमने देखा कि स्क्विरल केज टाइप का ही अगर रोटर ले लो तो उसमें जो कंडक्टर है वो कंडक्टर इंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में रहता है। अब जब ईएमएफ बनेगा और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कंडक्टर है तो उसमें करंट भी फ्लो होगा। अब वो करंट फ्लो होगा तो लेंज ने बोला था कि जिस वजह से बन रहा है करंट या करंट फ्लो हो रहा है उस वजह का अपोज करेगा हमारा करंट। तो करंट अपोज करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और जब रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो यही हमारा होता है वर्किंग प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण स्टेटर में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। आरोपित अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का होता है। एक्चुअली अल्टरनेटिंग ना लिख के यहाँ पे होना चाहिए रोटेटिंग। क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे होना चाहिए रोटेटिंग, ये अल्टरनेटिंग नहीं, ये होगा आपका क्या? रोटेटिंग। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, रोटेटिंग की बात हो रही है, नॉट अल्टरनेटिंग। ठीक है, चुंबकीय जो फ्लक्स है ना रिजल्टेंट, वो रोटेटिंग प्रवृत्ति का होगा। जब यह रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स रोटर के कॉइल को कट करेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। चूंकि रोटर के कॉइल के वायर के अंतिम सिरे को शॉर्ट कर दिया गया है, इसलिए इस प्रकार इंड्यूस हुए ईएमएफ की वजह से रोटर में भी एक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा जो अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होगा जो अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का होगा। इस विद्युत धारा के कारण, अल्टरनेटिंग नहीं रोटेटिंग प्रवृत्ति की बात होगी यहाँ पे। जब भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात आएगी तो रोटेटिंग की बात होगी, ये याद रखना। इस विद्युत धारा के कारण रोटर में भी एक चुंबकीय
फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जब रोटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर के मुख्य फ्लक्स से इंटरेक्ट करता है, तब अपने आप को एक ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट करने की कोशिश करता है जहां चुंबकीय फ्लक्स उपलब्ध न हो। इस प्रक्रिया के दौरान रोटर के ऊपर क्षेत्र पर एक बल का अनुभव होता है जिसे रोटर घूमने लगता है। रोटर का इस प्रकार कंटिन्यूअस घूमने का मुख्य कारण स्टेटर में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का उपलब्धता हमेशा बना रहना है। रोटर में उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स द्वारा स्टेटर में उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स के इंटरेक्शन को ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुना आपने, कैसे स्टेटर में ईएमएफ गया या वोल्टेज गया, वोल्टेज से करंट बना, करंट से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उससे ईएमएफ बना, जो रोटर है उसमें ईएमएफ बना। चूँकि रोटर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो हुआ, करंट अपोज करने के चक्कर में उसी डायरेक्शन में घूमने लगा। अब एक बात देखो, स्टेटर में तो करंट हम फ्लो करा रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, और रोटर में भी एक वोल्टेज बन रहा है, ईएमएफ के कारण करंट बन रहा है। तो रोटर में भी करंट बन रहा है तो रोटर का भी तो एक फ्लक्स होगा भाई, जहाँ करंट वहाँ फ्लक्स है। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसके कारण करंट फ्लो हुआ, और वो करंट जब फ्लो हुआ तो वहाँ भी तो एक फ्लक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, करंट है तो हमको दो फ्लक्स दिख रहा है। एक तो स्टेटर वाला फ्लक्स दिख रहा है जो सप्लाई वोल्टेज के कारण है, और एक रोटर में हमको फ्लक्स दिख रहा है जो रोटर में इंड्यूस हुए ईएमएफ के कारण है। अब ध्यान देना कि जो रोटर में उत्पन्न हुआ जो ये फ्लक्स है ना, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टेटर वाले फ्लक्स पे। मतलब स्टेटर वाले फ्लक्स को कुछ इफेक्ट डालता है, कम या ज़्यादा करेगा, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन यही जो रोटर का जो फ्लक्स है ना, जो इफेक्ट डाल रहा है स्टेटर के फ्लक्स पे, इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। मतलब रोटर के फ्लक्स का इफेक्ट स्टेटर फ्लक्स पे जो पड़ता है उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है, क्या होता है ना, कब आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये सब क्या होता है इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है। तो हमने ऊपर देखा कि स्टेटर में एसी सप्लाई देने पर उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग नेचर का होता है। मैंने बताया था रोटेटिंग, वहाँ अल्टरनेटिंग लिख दिया था, वो रोटेटिंग होगा, अर्थात कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र जिस स्पीड से स्टेटर के अंदर घूमता है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चीज़ याद रखना, सिंक्रोनस स्पीड का कंसेप्ट आ गया। तो सिंक्रोनस स्पीड कोई पूछे तो क्या बताओगे? सिंक्रोनस स्पीड उस स्पीड को कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड हम लोग उस स्पीड को बोलेंगे जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है। हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या? सिंक्रोनस स्पीड। मैंने बताया ना कि जो ये जो वाइंडिंग हम स्टेटर पे किए हैं, इससे रोटेटिंग एक फ्लक्स बनेगा, और जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो फ्लक्स जिस स्पीड से घूम रहा है उसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, या एनएस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनएस का मतलब रोटेटिंग फ्लक्स, और रोटेटिंग फ्लक्स कौन सा? स्टेटर का रोटेटिंग फ्लक्स। स्टेटर में जो फ्लक्स बन रहा है उसके रोटेशन का जो स्पीड है उसे हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड मोटर स्टेटर में बने चुंबकीय पोल तथा आरोपित एसी सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसे हमेशा आरपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो जब भी जो सिंक्रोनस स्पीड है ना, मतलब स्टेटर में बनने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रोटेशन का स्पीड है एनएस, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 120 गुणे एफ अपॉन में पी। यहाँ पे एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, और पी का मतलब पोल, कितने पोल हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए, मतलब बार बार कह रहा हूँ, सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्टेटर पे बने हुए फ्लक्स के रोटेशन का स्पीड है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 120 गुणे एफ बटे में पी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल पाओगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की वजह से
रोटर घूमने लगता है। रोटर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड से कम अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से कम ही घूमेगा। क्यों घूमेगा कम, ये बताइए, आखिर क्यों ऐसा होगा कि कम स्पीड पे घूमेगा? तो इसका रीज़न देखिए, मैं समझाता हूँ, बोलूँगा सुनिएगा, बस ध्यान से कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा। अब एक बात देखिए, जो वर्किंग हमने पढ़ा अभी, उस वर्किंग में क्या था? वर्किंग में ये था कि जो हमारा रोटर है और रोटर में जो रोटर बार या रोटर कंडक्टर है, उसको जब फ्लक्स कट करेगा और फ्लक्स कट करेगा तभी उसमें ईएमएफ बनेगा, है ना? फ्लक्स कट करेगा तभी ईएमएफ बनेगा। अब एक ऐसी अवस्था आप लीजिए कि रोटर घूमते घूमते सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाए। सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाए, मैं कह रहा हूं तो मानिए एक बार, सपोज करिए। और सिंक्रोनस स्पीड का मतलब वही वाली स्पीड जिस पे स्टेटर पे बनने वाला फ्लक्स रोटेट कर रहा है। अब स्टेटर जिस डायरेक्शन में मतलब स्टेटर का फ्लक्स जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से रोटेटर भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब स्टेटर बोलेगा वाह भैया हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। तो बोलेगा कैसे चल रहे हो? तो बोले भैया जिस स्पीड से तुम चल रहे हो सड़क पे, उसी स्पीड से हम भी चल रहे हैं। तो बोलेगा कि अरे भैया तब तो रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है। तो बोलेगा रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फैराडे लॉ कैंसिल, क्योंकि फैराडे लॉ तभी अप्लाई होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। मतलब चालक को ऐसा लगे कि फ्लक्स कट कर रहा है। चालक को अगर ऐसा लगने लगेगा कि फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा है तो उसमें ईएमएफ नहीं बनेगा। ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो लेंज लॉ कहाँ से अप्लाई करेंगे? क्योंकि करंट होगा तभी तो अपोज करने के चक्कर में घूमेगा, और जब सेम स्पीड में पहुंचा तो स्लो हो जाएगा, कहेगा अरे भैया आप। तो हमेशा यही रीजन है कि कभी भी कभी भी हमारा 3 फेज जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रोटेट करेगा, थोड़े कम स्पीड पे ही रोटेट करेगा। क्योंकि थोड़े कम स्पीड पे जब रहेगा तभी उसको कुछ फ्लक्स कट करता रहेगा, और फ्लक्स जब थोड़ा बहुत कट करता रहेगा तो उसमें ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ बनेगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वो करंट अपोज करने के चक्कर में घूमता रहेगा। बस वही है, एक के ऊपर एक निर्भर है। जैसे उदाहरण में ले रहा हूँ, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ रेफरेंस बनाते हैं कि हमको इतना पैसा कमाना है, ये काम करना है। तो मान लो अगर ये सोचो कि 5 लाख रुपए महीने का कमाऊं तो बहुत संतुष्टि होगी। तो जब तक 5 लाख नहीं कमाओगे तब तक बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा, नहीं करना है करना है। अब एक ऐसी अवस्था आ जाए कि 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, वहाँ पे जाके लगता है अब क्या कमाना, बैठ जाएं। और ये सोच जो है ना, क्या कमाना बैठ जाएं, क्योंकि जो सोचे थे, जो सपना देखे थे पूरा हो गया, उस चक्कर में फिर बैक गियर मार लेते हो। 5 लाख कमा रहे थे, फिर 4 लाख पे आ जाओगे। जब 4 लाख पे आओगे तो अचानक उठोगे, अरे भैया गलती हो गई, फिर मेहनत करो। तो कहने का मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, वहाँ जाने के बाद थोड़े स्लो पड़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो रिलेटिव मोशन पे ही है। स्टेटर पे बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ रहे हो? स्टेटर पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स हमेशा कट करना चाहिए, और किसी अवस्था में आके कट नहीं करेगा तो स्पीड नहीं बन पाएगी रोटर पे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्शन मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की वजह से रोटर घूमने लगता है। रोटर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड से कम अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड तथा रोटर स्पीड के अंतर को ही स्लिप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिंक्रोनस जो स्पीड है वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड है, और ये मैक्सिमम स्पीड होता है जिसे एनएस बोलते हैं। एनएस बराबर सिंक्रोनस स्पीड या मैक्सिमम स्पीड। और जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर का स्पीड है, रोटर का स्पीड मैंने बताया थोड़ा कम ही रहेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड के बीच का जो अंतर है उसे स्लिप कहते हैं। स्लिप किसे कहते हैं? तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को, डिफरेंस को ही स्लिप कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के स्पीड में बहुत ही कम अंतर होता है। स्लिप को अंग्रेजी के कैपिटल एस द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि रोटर के स्पीड को n द्वारा सूचित किया जाए तब स्लिप s बराबर ns माइनस n होगा। चूँकि स्लिप बहुत ही कम होता है इसलिए इसे हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिशत में प्रदर्शित करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको ध्यान दीजिए, ये होता है कि परसेंटेज स्लिप बराबर ns माइनस n। n मतलब रोटर का ये जो स्पीड है वो, n मतलब nr रोटर का स्पीड, और बटे में ns गुणे 100। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? परसेंटेज में। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये स्क्विरल केज
टाइप का रोटर है, तो इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का इंड रिंग दिख रहा है। रोटर कोर भी दिख रहा है। शेफ्ट है, शेफ्ट का मतलब जो घूमता हुआ पोर्शन मोटर से निकला हुआ पोर्शन दिखता है ना घूमता हुआ, तो वही है। ये जो घूमता हुआ पोर्शन ये दिख रहा है, इसे शेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेफ्ट। और रोटर बार है, स्लाइटली स्क्यूड, स्क्यूड मतलब तिरछा होता है। तिरछा क्यों होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह हमारा जो स्लिप रिंग वाला रोटर है, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें रोटर है, रोटर में वाइंडिंग की जाती है। अब इसमें कोई मतलब इसमें देखो क्या था, स्क्विरल केज में रोटर बार लगा हुआ था, मतलब रोटर के पतले पतले छड़ लगे थे। किसमें? स्क्विरल केज में। स्लिप रिंग में क्या है, बार नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट वाइंडिंग की जाती है और वो वाइंडिंग 3 फेज होती है। और स्लिप रिंग की सहायता से, ब्रश की सहायता से बाहर कनेक्शन करते हैं ताकि उसमें कुछ रेजिस्टेंस अपने हिसाब से लगा पाएँ और टॉर्क और स्पीड को क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। एक क्लियर देखिए यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर का जो है आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वाइंडिंग है, स्लिप रिंग है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला लेक्चर था, कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो क्या कैसे वर्किंग मैकेनिज्म, कितना फ्लक्स है जो किस स्पीड से जो है रोटेट कर रहा है, क्या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ब्रेकिंग क्या होगा, स्टार्टिंग मेथड क्या होगा, जो हमारा फेजर डायग्राम है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर है क्या सिमिलैरिटी है, तो क्या कैसे क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, जो भी सुझाव है उसको कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।